प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन में आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका पढ़ेंगे। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और भारत के राष्ट्रपिता उन्हें कहा जाता है। बच्चों, जो स्थान इटली में गैरिबाल्डी को और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जॉर्ज वाशिंगटन को और वियतनाम को औपनिवेशिक ताकतों से मुक्त कराने में हो ची मिन को दिया जाता है, वही स्थान भारत में महात्मा गांधी जी को प्राप्त है। गांधी जी की 1915 से 1948 के बीच क्या राजनीतिक गतिविधियां रही, इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बच्चों, 1893 में महात्मा गांधी वकालत करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका गए और वहां नस्ल भेदी सरकार के विरुद्ध संघर्ष किया। नस्ल भेदी का अर्थ है बच्चों कि चमड़ी के रंग के आधार पर जब भेदभाव किया जाए। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए वहां की सरकार के खिलाफ गांधी जी ने संघर्ष किया और इस संघर्ष के लिए एक विशिष्ट तकनीक अपनाई जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया। बच्चों, सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य पर अटल रहना। गांधी जी का मानना था कि यदि हमारा उद्देश्य सच्चा है और हमारा संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो जो शोषण करने वाला है उससे लड़ने के लिए किसी प्रकार के शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अहिंसा के सहारे संघर्ष में सफलता पाई जा सकती है और सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का यह मानना था कि अहिंसा के सहारे जब हम संघर्ष करते हैं, जिससे पूरा देश जो है वो एकता के सूत्र में बनता है और अंततः जीत होती है और उत्पीड़क को झुकना पड़ता है। इसी विशिष्ट तकनीक के साथ जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे। बच्चों, 1893 में जब गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका गए और 1915 में जब वे स्वदेश लौटे, उस समय के भारत में कई परिवर्तन आ चुके थे। एक औपनिवेशिक ताकत के अधीन भारत राजनीतिक दृष्टि से अधिक सक्रिय हो चुका था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और 1915 तक भारत के प्रमुख शहरों और कस्बों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थी। 1905 से 7 के बीच देश में चले स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय कांग्रेस मध्यम वर्गों के बीच पहुंच चुकी थी। बच्चों, स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। स्वदेशी का अर्थ होता है अपने देश का। इस आंदोलन का लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना और भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके ब्रिटिश साम्राज्यवादी ताकत को आर्थिक हानि पहुंचाना था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1893 से 1915 के बीच आने वाले परिवर्तन हम पढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ बच्चों, स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हो रहा था उसमें कई विचारधाराओं के नेता उभरे, जिसमें प्रमुख रूप से हम दो दलों के नेता पढ़ेंगे। पहला गरम दल के नेता, जिनका मानना था कि साम्राज्यवादी ताकत के खिलाफ लड़ना जरूरी है और ये लड़ाकू नीति के समर्थक थे। इनमें मुख्य बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र से, विपिन चंद्र पाल बंगाल से और लाला लाजपत राय पंजाब से। इन्हें लाल बाल पाल भी कहा जाता है और ये गरम दल के नेता थे। इसी के साथ बच्चों, उदारवादी नेताओं का यह मानना था कि धीरे धीरे विकास और लगातार प्रयास से स्वशासन प्राप्त किया जा सकता है। इन नेताओं में प्रमुख थे गोपाल कृष्ण गोखले जो महाराष्ट्र से थे। बच्चों, ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे और मोहम्मद अली जिन्ना जो कराची से थे। ये उदारवादी नेता और गरम दल के नेता दोनों का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में अपनी अपनी विचारधाराएं थी, लेकिन दोनों का जो प्रमुख उद्देश्य था वह एक ही था, भारत को उपनिवेशिक ताकत से मुक्त कराना। जनवरी 1915 में गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे, तो उसके बाद फरवरी 1916 में गांधी जी की पहली जो सार्वजनिक महत्वपूर्ण उपस्थिति थी बच्चों, वह थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह। बच्चों, इस अवसर पर गांधी जी ने विशिष्ट वर्ग को गरीब मजदूरों की ओर ध्यान न देने के कारण आड़े हाथों लिया, यानी उनको डांट डपट लगाई। किस तरीके से? बच्चों, गांधी जी का यह मानना था
कि आज इस सभा में सिर्फ सजे संवरे भद्रजन ही दिख रहे हैं। उनका मानना था कि जब तक लाखों गरीब भारतीय इस प्रकार की सभाओं से अनुपस्थित रहेंगे तो स्वराज्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसमें कोई संदेह नहीं था कि भारतीय धन और भारतीय प्रयासों से बने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी जी की यह प्रथम महत्वपूर्ण उपस्थिति थी, लेकिन गांधी जी ने इसे बधाई का अवसर न मानकर गरीब कामगारों व किसानों की याद दिलाना ज्यादा जरूरी समझा, जो श्रोताओं में अनुपस्थित थे और भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा थे। तो गांधी जी का यह मानना था कि संपूर्ण भारतीय लोगों का साथ लेकर ही स्वशासन प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों, 1916 के बाद 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में नील की खेती जबरदस्ती करवाए जाने के खिलाफ अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह किया। उनका यह मानना था कि किसानों को अपनी पसंद की फसल उपजाने का अधिकार होना चाहिए। 1918 में गांधी जी ने अपने गृह राज्य गुजरात, गांधी जी गुजरात से थे बच्चों, इसमें खेड़ा में किसानों की फसल खराब हो जाने और प्लेग महामारी फैलने के कारण अंग्रेजी सरकार से लगान माफ करने की वकालत की और 1918 में ही अहमदाबाद में कपड़े मिलों में काम करने वाले लोगों के लिए काम की बेहतर परिस्थितियों की मांग की और कामयाब भी रहे। इसी कामयाबी से उत्साहित होकर गांधी जी ने 1919 में रोलेट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रवादी आंदोलन चलाने का एक फैसला लिया और वे सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय नेता बने। बच्चों, रोलेट एक्ट क्या था? सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार था। अर्थात ब्रिटिश सरकार भारतीयों को अगर सिर्फ शक हो कि इनकी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हैं, तो भारतीयों को जेल में डाल दिया जाता था। उनकी कोई अपील या दलील भी नहीं सुनी जाती थी। और इसी के चलते 1919 में गांधी जी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रवादी सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल को एक हड़ताल से हुई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी और जब व्यवस्था बिगड़ने लगी तो मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और अंग्रेजी सरकार ने जनरल डायर को इसकी कमान संभलवा दी। मार्शल लॉ शब्द आया है बच्चों, जिसका अर्थ होता है सैनिक कानून। अर्थात जब शासन व्यवस्था बिगड़ने लगे तो सेना को शासन व्यवस्था संभालने का अधिकार दे दिया गया और सेना ने अपने कानून लागू कर दिए बच्चों। और इसी दौरान जलियांवाला बाग में एक राष्ट्रीय सभा हो रही थी 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां बरसाई और लगभग 400 लोग मारे गए। इस जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में पूरे उत्तर भारत में लोग सड़कों पे उतर आए और लोगों ने पुलिस से मोर्चा लेने और सरकारी इमारतों पर हमला करना शुरू कर दिया। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलना शुरू किया। हिंसा फैलते देख गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह वापस ले लिया। गांधी जी ने आंदोलन वापस तो ले लिया, लेकिन यह आंदोलन बच्चों एक बड़ा आंदोलन था, पर गांधी जी को इसमें काफी कमियां दिखाई दी। उनका यह मानना था कि यह आंदोलन सिर्फ शहरों और कस्बों तक ही सीमित था और उस समय बहुत कम जनसंख्या शहरों और कस्बों में रहती थी। दूसरा, गांधी जी का मानना था कि एक व्यापक जन आधार होना चाहिए और वह व्यापक जन आधार हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना नहीं हो सकता था। उनका यह मानना था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर दोनों समुदायों को नजदीक लाया जा सकता है। खिलाफत का मुद्दा क्या था बच्चों? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन तुर्की ये केंद्रीय शक्तियां थी बच्चों। केंद्रीय शक्तियां प्रथम विश्व युद्ध में हार जाती हैं और मित्र राष्ट्रों ने हारने के बाद ऑटोमन साम्राज्य पर सख्त संधियां थोप दी। और बच्चों, ऑटोमन साम्राज्य का जो सम्राट था, ये मोहम्मद V का चित्र है, सम्राट पर काफी कठोर शर्तें थोप दी गई। ऑटोमन साम्राज्य का सम्राट उस समय पूरे इस्लामिक जगत का धार्मिक नेता था। जब धार्मिक नेता के खिलाफ
कार्रवाई की गई तो पूरे इस्लामिक संसार में अपने खलीफा को सम्मान देने की बात कही गई और इसी सम्मान को बनाए रखने के लिए बच्चों भारत के बंबई में भी मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन हुआ। इसमें मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने गांधी जी से इस बात पर चर्चा करनी शुरू कर दी कि क्या हम एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत के समर्थन और स्वराज्य के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। असहयोग और खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में चलाया गया। इस आंदोलन को शुरू करने के पीछे क्या कारण थे, किस प्रकार की गतिविधियां और कार्यक्रम रहे और आंदोलन के क्या प्रभाव रहे, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।